वेलकम बैक। चलिए मनीष जी ज्वाइन कर लिए, आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं। सब लोग बोर्ड ऑफिस के आ गए हैं? कोई नहीं, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, पिछली जो क्लासेज में हम लोग कर रहे थे डिप्रिसिएशन को कर रहे थे, और बहुत सारे मेथड आपके 10-11 मेथड है, वो सिर्फ ध्यान में रखना है। और दो मेथड को अपने को मेन से फोकस करनी थी, वो अपना था रिटर्न डाउन और स्टेप लाइन मेथड, जिसको कहते हैं एसएलएम और डब्ल्यू डी मेथड भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो रिटर्न डाउन और स्टेट लाइन मेथड दो हम लोग को अध्ययन करना था। इसमें स्टेट लाइन मेथड हम लोगों ने अध्ययन किया था। स्टेट लाइन मेथड में हम लोगों ने देखा कि डिप्रिसिएशन किस तरह से निकाला जाता, वो अध्ययन किए थे। ठीक है, तो नॉर्मली डिप्रिसिएशन निकालने के लिए देखे थे, बट ध्यान रखिएगा कि आपके पास कॉस्ट दिया था, स्क्रैप वैल्यू और संपत्ति का जो जीवन काल था वो दिया हुआ था, तो उससे हम लोग निकाल रहे थे ह्रास का मूल, और ह्रास का मूल से निकाल रहे थे ह्रास की दर। तो ये तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे ह्रास की दर। यदि आपको डिप्रिसिएशन का रेट दिया रहे क्वेश्चन में, तो निकालने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ही जो कॉस्ट रहेगा और स्क्रैप वैल्यू को कॉस्ट में से घटा के हम लोग उसकी कैलकुलेशन करके निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आज उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन आपको दिए हुए रहते हैं, बट कभी कभी आपको पूछ दिया जाए कि डिप्रिसिएशन का वैल्यू आपको निकालना है बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए हुए, तो किस तरह से निकालना है वो आपको कल की क्लासेज में हम लोगों ने अध्ययन किया है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि ऑडियो वीडियो प्रॉपर है, तो एक बार कमेंट करके बताइएगा। मनीष जी कमेंट करके बताइएगा ऑडियो वीडियो प्रॉपर है। तब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो सिंपली जो चीजें थी वो जस्ट लाइक रिवीजन के तौर पे हमने आपको बताया। तो एक बार कमेंट पहले कर लीजिएगा कि ऑडियो क्लियर है, और उम्मीद है कि ऑडियो क्लियर ही है। तो सिंपल हम लोग ये भी साथ में आपको ध्यान देना है। चलिए मनीष कुमार यादव जी का गया कमेंट। तो सिंपल रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड आज पढ़ेंगे, लेकिन कल जो हम लोग अरविंद जी, ठीक है आगे देखते हैं। कल जो हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी डिप्रिसिएशन की जो हम लोग वैल्यू निकालने के लिए सीखे थे, या रेट ऑफ इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट कर रहा है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन निकालने के लिए सीखा था। तो आज कुछ चीजें ऐसे भी आपको ध्यान में रखना है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में जो एसेट्स का वैल्यू होता है एक समय के बाद आपको जीरो हो जाता है, ये भी ध्यान रखें। जो आपको सीधे ये भी पूछ देता है कि कौन से मेथड को यूज करने पे एसेट्स का मूल जीरो होता है, तो वो स्ट्रेट लाइन मेथड के अंतर्गत होता है, ये ध्यान में आपको रखना है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो रिटर्न और वैल्यू मेथड पढ़ेंगे। उससे पहले आपको देख लेंगे हम लोग कि जो भी आपने कल अध्ययन किया था उसी पे क्या था। कल हम लोग अध्ययन किए थे जिसमें निकालना था हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो वार्षिक ह्रास दर क्या होता है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ था। बट आगे आपने देखा होगा कि नॉर्मली क्वेश्चंस करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ रहता है, तो उसी पे आज हम लोग करेंगे। और साथ में जो जनरल एंट्री है वो भी एक क्वेश्चन से कर लेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। नॉर्मली स्टेट में भी जनरल एंट्री आपको देखने को मिला था, और ऐसे भी आपको जानकारी है कि डिप्रिसिएशन आपके लिए खर्च है, तो वो नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत है। और जब नॉमिनल अकाउंट में कोई खर्च आता है तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं। और डिप्रिसिएशन चार्ज किस पे किया जाता है, बहुत ध्यान रखिएगा, चार्ज होता है एसेट्स पे चार्ज होती है। तो ये सब चीजें हम लोगों ने कल की क्लासेज में कर रखा है, आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि कल वाला पोर्शन आप सभी को ध्यान में होगा। तो अभी जो हम लोग आएंगे अब अपनी स्क्रीन पे और यहाँ से अध्ययन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस है, नॉर्मल क्वेश्चंस है। और एक मशीन 1 अप्रैल 2021 को 95,000 में क्रय किया गया, इसकी खड़ा करने व लगाने में 5,000 का व्यय किया गया है। अस्थायी किस्त पद्धति से क्या एसएलएन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड पद्धति से 10%, यानी अभी आपको रेट दिया हुआ 10% प्रति वर्ष ह्रास काटते हुए 2 वर्षों के लिए आवश्यक जनरल के लेखे कीजिए तथा मशीन खाते बनाइए। यह मानना गया है कि मशीन की अवशिष्ट मूल्य कुछ नहीं है। लेखांकन वर्ष 31 मार्च को समाप्त होते। नॉर्मली ऐसे भी स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया जाता है, तो आपको जूम करके चलना है कि स्क्रैप वैल्यू कुछ नहीं बचा है, जब तक आपको क्वेश्चंस में ये न लिख दे कि स्क्रैप वैल्यू भी है। तो चलिए इसको सबसे पहले बताएंगे कि डिप्रिसिएशन कितना निकल के आएगा, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपको डिप्रिसिएशन बताना कि कितना इन पे
डिप्रिसिएशन निकल के आएगा। उसके बाद एंट्री भी हम लोग को करना है कि डिप्रिसिएशन जब चार्ज होते हैं तो क्या एंट्री होती है। अब उस डिप्रिसिएशन को हम लोग ट्रांसफर काम पे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, उसकी क्या एंट्री होगी वो हम लोग सब देखेंगे। तो सबसे पहले कैलकुलेट करके इसको बताइएगा आप लोग कि कितना इंटरेस्ट निकल के आएगा। तो नॉर्मली हम लोग को क्या करना था, जो भी अपना कॉस्ट है, ठीक है, उस पे हम लोग को डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। डिप्रिसिएशन निकालने के लिए यहाँ पे सिंपल लिखेंगे कि यदि डिप्रिसिएशन आपको दिया हुआ है, क्या डिप्रिसिएशन आपको रेट दिया हुआ है, डिप्रिसिएशन रेट आपको दिया हुआ है, तो निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सिंपल क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन निकालने के लिए करते हैं कॉस्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन यहाँ पे बना है रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। अब बताएंगे, आप लोग कमेंट करके बताएगा कि इसमें कॉस्ट कितना दिया हुआ है, जो अभी हमने पढ़ा उसमें कॉस्ट कितना, वो कमेंट करके बताइए, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। तो सिंपल बताने की कोशिश करेंगे जिससे पता चलेगा हाँ ठीक से पढ़ा रहे हैं हम। देखिए आपकी कमेंट पे हम यहाँ डिपेंड करता है ना कि हाँ ठीक से पढ़ा रहे हैं। यदि हमने पूछा कि कॉस्ट कितना है, ये नहीं बता पा रहे हैं, तो हमें और नीचे लेवल पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत रहे तो वो पूछ लीजिएगा, जितना हो सके नीचे लेवल से हम लोग लेके चलेंगे, कोई दिक्कत इशू नहीं होगा आपको, ये ध्यान में रखिएगा। बट पूछिएगा नहीं तो फिर तो दिक्कत है ना, हमें क्या पता चलेगा कि आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल आपको कमेंट करके बतानी है कि कॉस्ट कितना है मशीन का, वो आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि कॉस्ट कितना है। चलिए किन्हीं का कोई कमेंट नहीं आ रहा है तो क्या समझे, कोई नहीं, आगे देखते हैं। कॉस्ट आ गया है अरविंद कुमार जी का 1 लाख रुपया, बिल्कुल सही आंसर आया है। जैसा कि आपको पता है कि जब कोई भी मशीन या फिक्सेशन हम लोग खरीदते हैं तो खरीदने पे जो हमें कॉस्ट लगा, ठीक है, जो किराए का मूल्य हुआ, और साथ में यदि कोई भी इंस्टॉलेशन चार्ज करते हैं, यानी इंस्टॉलेशन में क्या करते हैं, खड़े करते हैं या लगाने में जो खर्च होते हैं, उसको हम लोग कहाँ इंक्लूड करते हैं, कॉस्ट में ही इंक्लूड करते हैं। कहाँ पे इंक्लूड करते हैं, कॉस्ट में। तो अरविंद जी का आगे तो कॉस्ट इजकल टू कितना हो जाएगा, कॉस्ट तो एक तो कॉस्ट जितना में परचेज किया 95,000, और प्लस इसको लाने में जो भी खर्चे होते हैं या जो इंस्टॉलेशन करने में जो खर्च होता है, तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन का मान है, तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन को हम लोग ऐड कर देंगे, तो आ गया 1 लाख। तो कॉस्ट कितना हो गया आपको, 1 लाख रुपया कॉस्ट हो गया, ठीक है। तो एक डिप्रिसिएशन कितना, कॉस्ट आपको दिया हुआ 1 लाख, डिप्रिसिएशन हम लोग को निकालना है। डिप्रिसिएशन का जो रेट है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 10%, तो इस पे 10% हम लोग लगा लेंगे, ठीक है। तो 1 लाख गुना 10/100, 10 ठीक है। तो कितना आ गया, 10,000 रुपये डिप्रिसिएशन आ गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। बीपीएससी है तो स्टेट में तो क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं आया था, बट इसमें उम्मीद कर सकते हैं, स्टेट में भी उम्मीद किए हुए थे बट आया नहीं, कोई नहीं, लेकिन उम्मीद है कि बीपीएससी में आपको देखने को मिलेगा। चलिए तो सिंपल यहाँ तक हो गया, हम लोग को डिप्रिसिएशन निकल गया। यदि क्वेश्चन में पूछता है कि इसका डिप्रिसिएशन कितना होगा पर ईयर, तो वो आपको 10,000 होगा। और स्टेट लाइन मेथड है, मैंने 2021 में जो डिप्रिसिएशन लगेंगे वो भी 10,000 लगेगा, और 2022 में लगेगा वो भी आपको 10,000 लगेगा, ठीक है। तो मतलब डिप्रिसिएशन जो इसमें क्या है, इक्वल रहता है एवरी ईयर, ये भी ध्यान में रखना है। और यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कुछ एंट्री पे हम लोग आ जाते हैं, डिप्रिसिएशन निकाल लिया, अब हम लोग एंट्री देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो एंट्री होगा कि ए मशीन बाद परचेज, क्या एक मशीन हमने कराया किया, तो मशीन परचेज कहते हैं, तो मशीन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना से हो जाएगा, 95,000 में खरीदा, पहले परचेज का एंट्री हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, कितना हो जाएगा, 95,000। ये अपना नॉर्मल एंट्री हो गया, परचेज का एंट्री हो गया, ठीक है। एक एंट्री यहाँ पे हो गया, ठीक है। नरेशन लिखना है तो
मशीन परचेज ₹95,000, ये लिखना है तो लिखना है, अपने को तो वहां पे नरेशंस की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ चीजों को समझना। तो फर्स्ट वाला ये हो गया। सेकंड हम लोग देखेंगे कि क्या है कि आगे देखते हैं। तो 1 अप्रैल एंड 5,000 वेयर स्पेंड ऑन द क्या इंस्टॉलेशन। अब इंस्टॉलेशन का एंट्री करना, तो हमें पता है कि इंस्टॉलेशन का जो एक्सपेंस है वो कहाँ पे जाएगा, किसके अकाउंट में जाएगा, मशीन अकाउंट में जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इंस्टॉलेशन न लेके मशीनरी अकाउंट करते हैं डेबिट। मशीनरी अकाउंट कितना से डेबिट करेंगे हम लोग, 5,000 से करेंगे। कितना से करेंगे, 5,000 से हम लोग करेंगे। और टू क्या देखेंगे, मशीन यानी कोई खर्चे किए थे इंस्टॉलेशन पे, तो इंस्टॉलेशन न लेके मशीन लिखते हैं, क्योंकि इंस्टॉलेशन का जो खर्चा है वो मशीन की कॉस्ट में ऐड होती है, इसलिए मशीन को करते हैं। और टू में आ जाएगा अपना कैश हम लोग पेड करेंगे, तो वो 5,000। ठीक है, ये अपना एंट्री हो गया नॉर्मली। अभी इसके आगे अपने को क्या आगे पढ़ना है, क्वेश्चन को पास द नेसेसरी जनरल एंट्री प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर द 2 years चार्जिंग डिप्रिसिएशन 10% ऑन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। क्या कह रहा है कि जो भी एंट्री आपको पासेज करना है और 10% की रेट से चार्ज करना है। तो अब थर्ड जो एंट्री हम लोग करेंगे वो किसका करेंगे, डिप्रिसिएशन का करेंगे। तो डिप्रिसिएशन आपके लिए क्या होता है, डिप्रिसिएशन किसी भी संस्था के लिए खर्चा है, और खर्चा किस अकाउंट में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि जितने भी खर्चे होंगे उसको डेबिट करते हैं नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, तो अब डिप्रिसिएशन अपना खर्चा था, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। और टू किसको करेंगे, वो आपको पता है कहाँ पे चार्ज करेंगे हम लोग, वो मशीनरी पे चार्ज करना है। कहाँ पे चार्ज करना है, मशीनरी पे चार्ज करना है। डिप्रिसिएशन को अकाउंट को डेबिट और टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट। अब जो डिप्रिसिएशन निकाल के कितना आया था, 10,000 आया था, वही मान हम लोग यहाँ पे 10,000 पुट कर देते हैं। सिंपल डिप्रिसिएशन का एंट्री, ये आपको क्वेश्चंस देखने को आया था स्टेट में। तो सिंपल ध्यान रखेंगे, डिप्रिसिएशन अपना खर्चा और डिप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है, मशीन पे होता है। तो जो एंट्री का अकाउंट है, एक डिप्रिसिएशन और एक मशीन आ गया। और सिंपल डिप्रिसिएशन खर्चा है तो उसको डेबिट करते हैं हम लोग, नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत दिया जाता है। और ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट, ये अपना नॉमिनल अकाउंट का रूल था। क्लियर है। इसके बाद ये अपना एंट्री कर दे, डिप्रिसिएशन को डेबिट किया तो क्रेडिट किसे करेंगे, मशीन को करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया। अब नॉर्मल हमने मशीन खरीद लिया, मशीन को इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, मशीन को हम लोग डिप्रिसिएशन भी चार्ज कर दिए। ठीक है, तो जिस दिन हमने मशीन खरीदा 1 अप्रैल को खरीदा, 1 अप्रैल को इंस्टॉलेशन, लाते लाते 4 दिन लग गया, यानी 4 अप्रैल हो गया, इंस्टॉलेशन 4 अप्रैल का हुआ। अब डिप्रिसिएशन तो हम लोग 31 मार्च को लास्ट में लगाते हैं। ठीक है, 31 मार्च को। अब आगे इसमें देखेंगे कि जब 31 मार्च को डिप्रिसिएशन लगाया तो ये जो खर्चे हुए इसको हम लोग ट्रांसफर भी तो कहीं करेंगे। जो भी खर्चा है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपना जाएगा, तो इसको ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो चौथा क्या होगा, डिप्रिसिएशन ट्रांसफर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर है। चलिए, और डिप्रिसिएशन अकाउंट में जो अमाउंट था 10,000 उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। यही अपना एंट्री होता है डिप्रिसिएशन का। तो उम्मीद है कि सारे पॉइंट आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, बार बार बात कर रहे फिर बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। या तो अभी इस समय है, या जिन स्टूडेंटों को अकाउंट नहीं समझ में आता तो प्रेशर सुनने लगे। लेकिन उम्मीद है कि जिन्होंने भी अकाउंट लिया है वो ये फुल्ली सोच समझ के लिया है कि हमसे अकाउंट काम चल जाएगा। तो चलिए, ठीक है, आगे हम लोग अब पढ़ते हैं। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत था तो एक बार कमेंट करके पूछ लेंगे, या यस या नो कर लेंगे। क्योंकि नॉर्मल एंट्री आ गया था ना, स्टेटमेंट देखे थे आपका, जो एंट्री आया था वो ये आया था। तो यहाँ पे मशीन को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, डिप्रिसिएशन को डेबिट करते हैं, ये वाले आया था। चलिए,
कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जो नॉर्मली हम लोग देखेंगे वो रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड पे आते हैं। जो भी अपना स्ट्रेट लाइन मेथड था उसका परसेंट रेशियो दिया रहेगा डायरेक्ट, और रेशियो सब लोग निकाल लेते हैं। नहीं दिया रहता तो कल किस तरह से निकालते थे वो आपको पता ही है। अब जो हम लोग चर्चा करेंगे वो रिटर्न और वैल्यू मेथड, जिसको हिंदी में क्रमागत विधि कहते हैं या हरास विधि भी इसको कहते हैं। ठीक है, हरास मेथड, हरासमान शेष विधि या हरास शेष विधि भी इसको रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड को कहते हैं। ठीक है, तो सिंपली इस मेथड को समझने के लिए आपको ध्यान में रखना है, जिस तरह से आपने डिप्रिसिएशन चार्ज किया था सिर्फ उसी तरह से चार्ज करना है। इसमें जो थोड़ा सा चेंजिंग है वो आपको थोड़ा सा पहले समझ लेंगे। कोई भी मशीन का दाम जरा 1,00,000 रुपया था आपको, ठीक है, कॉस्ट कितना था 1,00,000, तो फर्स्ट ईयर में डिप्रिसिएशन आपको रेट दिया हुआ था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। ठीक है, या तो नहीं दिया जाएगा तो रेट निकालने के लिए हम लोग जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे रेट आपको दिया हुआ है 10%। अब फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना निकलेगा, 1,00,000 का 10% करेंगे तो आपको आ जाएगा 10,000 रुपया। ठीक है, कितना आ गया, 10,000 रुपया आ गया। अभी सेकंड ईयर जब स्ट्रेट लाइन मेथड हम लोग निकालते थे, ध्यान रखिएगा स्ट्रेट लाइन मेथड, तो सेकंड ईयर में ऑटोमेटिक जानते थे कि इसमें भी 10,000 लगेगा, थर्ड ईयर हो तो 10,000, 5 ईयर तो वो भी 10,000 ही लगेगा। माने प्रत्येक साल जो था स्ट्रेट लाइन मेथड में आपको 10,000 रुपया इक्वल इक्वल रहता था, ये आपको पता है। बट ऐसा नहीं है यहाँ पे रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड। जैसे ही फर्स्ट ईयर का आपने कॉस्ट निकाला, डिप्रिसिएशन निकाला, फर्स्ट ईयर का हम लोग क्या निकाल लिए, डिप्रिसिएशन निकाल लिए। ठीक है, डिप्रिसिएशन निकालिए। अब जब सेकंड ईयर का डिप्रिसिएशन निकालेंगे तो क्या करना है अपने को, जो भी कॉस्ट का वैल्यू था उसमें से डिप्रिसिएशन की मान को हम लोग घटा देते हैं। तो कॉस्ट कितना था उसको घटा देंगे और फिर अपना रेट ऑफ डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन अपना क्या करते हैं, चार्ज कर लेते हैं। ये अपने को आना चाहिए, इतना आपको ध्यान में होगा भी, वो हमें भी पता है, बट कोई नहीं। तो सिंपल क्या था कि फर्स्ट ईयर जब डिप्रिसिएशन निकाले तो नॉर्मली स्ट्रेट लाइन मेथड की तरह, जैसे ही सेकंड ईयर में हम लोग डिप्रिसिएशन निकालना स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, जो कॉस्ट वैल्यू था उसमें से क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन को घटा देते हैं और इनटू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन करते हैं। और यहाँ पे कॉस्ट क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू रहता है तो वो भी हम लोग घटाते हैं, वो तो पहले ही आपको पता है। या इंस्टॉलेशन से तो वो ऐड कर लेते हैं, वो सब कॉमन एज इट इज रहेगा। यहाँ पे जो ध्यान रखना था, यानी जो कॉस्ट होगा, कॉस्ट में से अपने को डिप्रिसिएशन घटा लेना था। तो कॉस्ट इसमें कितना दिया होता है, 1,00,000 का कॉस्ट था और उसमें से 10,000 रुपया आपका डिप्रिसिएशन था, और इस पे हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया हुआ है। अब इसको घटाएंगे 90,000 इंटू 10%, 10,10,10। ठीक है, तो कितना आपको आ गया, जो मान निकल के आया वो 9,000 आया। तो फर्स्ट ईयर यहाँ पे डिप्रिसिएशन कितना आया, 10,000। सेकंड ईयर कितना डिप्रिसिएशन आ रहा है, 9,000 आ रहा है। ठीक है, तो यही चीज है, रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड में ईयर टू ईयर डिप्रिसिएशन कमते जाता है, जिसके कारण इस मेथड में जो एसेट्स का वैल्यू है वो जीरो नहीं हो पाता है। ठीक है, जबकि स्ट्रेट लाइन मेथड में डिप्रिसिएशन एवरी ईयर इक्वल है, तो वो इस कारण से वो जो कॉस्ट का वैल्यू एक समय आने के बाद जीरो हो जाता है, डिप्रिसिएशन चार्ज करते चले जाते हैं। तो अब क्लियर हो गया, तो सिंपली समझ गए रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड क्या था कि जो भी कॉस्ट था उसमें से नेक्स्ट ईयर घटा देंगे। जैसे अब करेंगे थर्ड ईयर का निकालते हैं। ठीक है, थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन आपको निकालना है, थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन। तो क्या करेंगे, पहले कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी होगा। तो कॉस्ट अपने पास कितना था, 1,00,000 रुपया था। ठीक है, और डिप्रिसिएशन कितना था, 10,000 इधर और 9,000 इधर, मतलब डिप्रिसिएशन टोटल अभी तक 19,000 रुपया चार्ज है। इस पे 10% को चार्ज कर देंगे। अभी कितना ये आ जाएगा, 81,000 रुपया घट के आया, और 10% इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, 1,00,000 में से 19,000 घटाएंगे तो 81,000, और 10% की रेट से यहाँ से 10 से 10 10 से 10, यानी क्लियर हो गया। अब कितना आ रहा है इस बार डिप्रिसिएशन जो आपको निकाल के आ रहा है, वो देखेंगे कितना आ रहा है, 8,000 आ रहा है। कितना, 8,100 आ रहा है। तो फर्स्ट ईयर 10,000, सेकंड ईयर 9,000, थर्ड ईयर
8,100। जैसे जैसे डिप्रिसिएशन का ईयर आगे बढ़ता जाएगा उसकी वैल्यू कमते जाएगी। और कमने का कारण क्या है, जो भी कॉस्ट पे जो वैल्यू था डिप्रिसिएशन को हम लोग डिडक्ट करते हुए चले जाते हैं। इसी कारण से जो डिप्रिसिएशन का मान रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड में है वो कम होते चला जाता है। तो इसमें ये भी पॉइंट ध्यान रखेगा कि रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड में जो कॉस्ट की वैल्यू है वो 0 नहीं हो पाती है। चलिए तो अब आते हैं हम लोग, उम्मीद है कि ये वाली पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। किन्हीं को दिक्कत रहेगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब आते हैं कुछ थ्योरी वाली पार्ट है वो भी देख लेते हैं। उम्मीद है कि क्लियर होगा। अब देखते हैं रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड क्या है। इसको हिंदी में कहते हैं क्रमागत विधि। इस विधि में क्या है, इस विधि में जो आपको है ह्रास परिसंपत्ति के पुस्तक मूल्य पे प्रभाव होता है। अंडर दिस मेथड डिप्रिसिएशन इज चार्ज, ध्यान रखिएगा डिप्रिसिएशन क्या होता है, चार्ज ऑन बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स। किस पे चार्ज होती है, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, ये ध्यान में रखना है। मतलब पुस्तक मूल्य लगाई गई वार्षिक ह्रास की राशि से घटता चला जाता है। इसे ह्रासमान शेष विधि या पद्धति भी कहते हैं। क्या कि जो पुस्तक मूल्य पे जो लगाई गई वार्षिक जो डिप्रिसिएशन हमने लगाया, ईयरली जो डिप्रिसिएशन निकाले उसको क्या कहते हैं, घटाते हुए चले जाते हैं। उसे ह्रासमान शेष कहते हैं। जो भी वो शेष आया था कि 1,00,000 में से हमने घटाया जो डिप्रिसिएशन का मान 10,000 था और 1,00,000 में से 10,000 घटाए तो जो 90,000 है उसे डिप्रिसिएशन ह्रासमान कहते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं इस पद्धति में ह्रास की राशि की गणना प्रत्येक लेखा अवधि के आरंभ में दिए गए परिसंपत्तियों के मूल्य पे पूर्व निर्धारित अनुपात से किया जाएगा। ध्यान रखिएगा कब करेंगे, लेखांकन अवधि के आरंभ में ही दिए गए संपत्ति के मूल्य के पूर्व निर्धारित अनुपात में, यानी जो रेट दिया जाएगा उस पे हम लोग करते हैं। और ध्यान रखिएगा ह्रास राशि प्रति वर्ष आपको कम होती चली जाती है, जो अभी एग्जाम्पल के माध्यम से अपने समझा। फर्स्ट ईयर 10,000, सेकंड ईयर आपको डिप्रिसिएशन 9,000, थर्ड ईयर डिप्रिसिएशन 8,000, फोर्थ ईयर लगाएंगे तो और नीचे चला जाएगा, 5 ईयर लगाएंगे तो और नीचे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको किसी को कोई दिक्कत है तो वो कमेंट करके बताइएगा। नॉर्मल क्या कहते हैं ह्रासमान वैल्यू आपको खत्म हो गया, इसमें ज्यादा कुछ छूटना नहीं है। वही चीज आपको समझाने के लिए था। और एक क्वेश्चन आपके सामने है, और क्रमागत विधि मतलब ह्रासमान विधि से आपको डिप्रिसिएशन फर्स्ट सेकंड ईयर का बताना है डायरेक्ट कि सेकंड ईयर का डिप्रिसिएशन आपका कितना होगा, वो कैलकुलेट करके जल्दी से बताइए। जल्दी से आप लोग बना के बताएं। चलिए 2700, अच्छा ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, 27,000 आया है। ठीक है, आ गया है अरविंद कुमार जी का कमेंट आ गया था, कितना आया है 27,000। तो चलिए एक बार समझा देते हैं, आपके बोर्ड पे हमने भी बना रखा था। आपके साथ साथ सबसे पहले देखना है कि फर्स्ट ईयर का हम लोग डिप्रिसिएशन निकालते हैं तो नॉर्मली क्या करेंगे, जो आपकी कॉस्ट रहेगी उसमें से कोई स्क्रैप वैल्यू रहेगा तो घटा लेंगे तो वो अपना कॉस्ट आ जाता है, या तो इंस्टॉलेशन का चार्ज रहेगा तो उसको ऐड कर लेते हैं। ये कॉमन चीज है, वो आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं था ना, तो स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ ना ही आपको क्या कहते हैं इंस्टॉलेशन से अन्य खर्चे दी हुई थी। नॉर्मली कॉस्ट आपको फुली दिया हुआ था कि 3,00,000 का कॉस्ट है, इस पे 10% डिप्रिसिएशन लगाना है तो 30,000 रुपया निकल के आ गया। ठीक है,
उसी तरह से सेकंड ईयर में करना था हम लोग को, तो कॉस्ट में से फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन का मान घटा देते हैं। ये जो फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन का मान था उसको हम लोग घटा के उस पर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन लगा देते हैं। तो 3 लाख में से आपको 30,000 घटेगा तो 2,70,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, मतलब 27,000। आ गया, क्लियर है? उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह से आपको कहते हैं कि थर्ड ईयर का निकालना है, तो सिंपल क्या करना था, थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन आपको निकालना है। तो 2,70,000 रुपये यहाँ पे डिप्रिसिएशन आया था घट के, ठीक है। फर्स्ट ईयर के घटाने के बाद माइनस उसमें 27,000 कर लेंगे। या तो ऐसे ज्यादा कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं, जितना भी डिप्रिसिएशन हमने कॉस्ट कितना था 3 लाख, इसमें से फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन घटा देंगे 30,000 और सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन घटा देंगे 27,000, ठीक है। टोटल डिप्रिसिएशन घटाने के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग 10% लगा देते हैं। तो 3 लाख माइनस 57,000 इंटू 10%, ठीक है। अब ये जो आएगा 57,000 यहाँ पे, अच्छा 57,000 होगा, तो 57,000 आएगा, तो 2,93,000 आएगा ना जी। 3,50,000 नहीं, यहाँ तो अच्छा 3 लाख में से घटेगा ना, तो 50,000 घटा देंगे सीधे, तो 2,50,000 और 7,000 और घटेगा 2,43,000, ठीक है। 50 और 50, ठीक, 2,43,000 ये घट के आ गया। फिर इसको हम लोग 10% जो रेट था वो कैलकुलेट करते 10 से 10, इस 10 से ऊपर वाला 10 ये कट जाएगा। अब कितना आ जाएगा 24,300। तो ये भी ध्यान रखिएगा, यदि आपने फर्स्ट ईयर का निकाल लिया ऑटोमेटिक आराम से पता चलेगा, तो पता चलेगा कि सेकेंड ईयर में जस्ट थोड़ा सा कमेगा, फिर उससे और थोड़ा सा नीचे जाएगा, ये ध्यान में आपको रखना है। चलिए, तो इसी तरह से 4 साल 5 साल किसी भी ईयर का पूछ लेगा तो वो आपको बन जाएगा। बाकी इसका जो फॉर्मूला है वो भी हम लोग देखेंगे, और फॉर्मूले में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ देते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, इस पे है तो ये अपना बना लेंगे ना। फर्स्ट सेकंड ईयर का ऐसे ऑटोमेटिक निकाल देंगे, सेकंड ईयर का निकालना है तो 15% के हिसाब से फर्स्ट ईयर का जो आएगा वो, एक सेकेंड, अब तो आप लोग निकाल लेंगे ना, जल्दी से बना लीजिए। चलिए इसको भी बना लीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन हम लोग को निकालना है, तो जो कॉस्ट था 1 लाख का 15% अपने को डिप्रिसिएशन करना, मतलब 15,000 रुपया ये आ जाएगा। सेकेंड ईयर का आपको डिप्रिसिएशन निकालने हैं, तो वो 1 लाख माइनस जो डिप्रिसिएशन का कॉस्ट 15,000 है वो हमें हटा देना है, और गुना डिप्रिसिएशन का रेट लगा देना है। 85,000 गुना 15/100, 2 शून्य से 2 शून्य। अब ऊपर वाले को 85 गुना 15 कर लेंगे, अब बच 25, 40 2 42, 8 और 5 5 7 12, यानी कितना आ जाएगा 12,750, 12,750 रुपया, कुछ इस तरह से निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम होता तो वो भी हम लोग करते 1 लाख में से ये घटाते फिर उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करते। क्लियर है? उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब ज्यादा एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको दिया हुआ कि ह्रास की दर की गणना हम लोग जो फॉर्मूले के द्वारा करते हैं वो भी देख लेंगे। नॉर्मली कल तो हम लोगों ने निकाला था ना कि ह्रास का मूल आपके पास था, तो वार्षिक जो दर क्या कहते हैं, वार्षिक ह्रास मूल था बटे आपको कॉस्ट इंटू 100 कहते थे। आज ह्रास की दर की फॉर्मूला देख लेंगे, 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस n बटा अंडर रूट एस बटा सी, क्या है एस बटा सी। 1 तो 1 है ही, एक है, n जो है वह आपको ईयर से अनुमानित कितना साल चलेगा वो चलेगा। एस मैंने अस्क्राइब अवशिष्ट मूल, और सी मैंने कॉस्ट यानी जो लागत होगा, इंटू 100, यानी 1 माइनस जो समय है उसको बटा एस बटा सी इंटू
100, इससे भी डायरेक्ट हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाता है। पहले हम लोग क्या करते थे, पहले डिप्रिसिएशन से निकालते थे 1 साल का, उसके बाद उस डिप्रिसिएशन से रेट ऑफ द निकालते थे। बट इस फॉर्मूला को भी याद रखिएगा, फॉर्मूला भी सिर्फ याद रखिएगा, कहीं कहीं फॉर्मूला आपको पूछ देता है तो 1 - n, पहले n आता है फिर s आता है और c को हम लोग बेस में रखते हैं। क्या है, b के बाद यानी बेस, यानी c को हम लोग बेस में रखते हैं। c मैंने कॉस्ट, नॉर्मली ऐसे भी कॉस्ट नीचे ही रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट में निकालेंगे तो, और स्क्रैप वैल्यू ऊपर है और ईयर्स की संख्या है, ठीक है, इंटू 100। इसको आपको ध्यान में रखना, 1 - n √s/c इंटू 100। चलिए क्लियर है। ये तो अपना अनुमानित अवशेष मूल्य के साथ दिया हुआ, तो इसको आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है। ये उचित ह्रास की दर निकालना है तो यहाँ पे तो 1 - n इंटू √s/c गुना 100 कर लेंगे। 1 n का वैल्यू आपको 16 वर्ष दिया हुआ था, स्क्रैप वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है कितना, अवशेष मूल्य कितना है 50,000 दिया हुआ था, और आपको कॉस्ट जाके 9 लाख दिया हुआ है, और इंटू आपको लास्ट में 100 कर लेना, ठीक है। इसको अपने को सॉल्व कर लेना था। तो रेट ऑफ द आपको निकल जाएगा। तो सब ये लोग अपना कर लेंगे, फॉर्मूले पे लगा देना है। अब आते हैं हम लोग कुछ इसके और डिफिनेशंस की जो विशेषताएं हैं रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड का, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्रमागत विधि लाभ के बारे में हम लोग देखते हैं कि यह पद्धति क्या है, अधिक वास्तविक और अवधारणा पे आधारित होते हैं। अब ये सब मानना है क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि 5 साल हमने यूज किया तो जो डिप्रिसिएशन का चार्ज करेंगे कम, जब इफिशियंसी हो गई उसकी कॉस्ट कम होगी तो उसी पे चार्ज न करेंगे। लेकिन रिटर्न ऑन में तो ऐसे मेथड है, बट स्टेट लाइन में ऐसा नहीं था, एक बार जो कॉस्ट ले लिए उसी को कॉस्ट को हम लोग करते चलते थे। आगे देखते हैं, आयकर अधिनियम का कर अवधारण यानी जो टैक्स पेयर है इस विधि को स्वीकार करता है। क्या, इनकम टैक्स जो है रिटर्न ऑन वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, ये आपको याद होना चाहिए। किसको एक्सेप्ट करता है, रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड को, क्रमागत विधि से जो डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उसको। क्रमागत विधि के कारण ह्रास व मरम्मत व्यय का लाभ हानि खाते में प्रतिवर्ष भार लगभग समान रहता है। जो भी ह्रास और मरम्मत व्यय होते हैं वो लाभ हानि खाते में प्रतिवर्ष थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होता है, मतलब लगभग समान होते हैं, वो लिखा हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट समान के आसपास ही रहता है, इक्वल तो नहीं रहते हैं ना, आगे पीछे होते चला जाता है, ठीक है। ह्रास की अभिलेख की पद्धति हमने पीछे देख रखा था, उसमें क्या था कि फर्स्ट अपने को हम लोग एंट्री करते हैं परिसंपत्तियों के खाते पे ह्रास लगा के, जो भी एसेट्स है उस पे हम लोग डिप्रिसिएशन लगा लेते हैं। सिंपल हम क्या ना, स्टार्टिंग में ही आए तो डिप्रिसिएशन चार्ज किस पे किए थे, मशीन पे किए थे, डिप्रिसिएशन से कौन डेबिट टू मशीन अकाउंट। सेकंड जो कंडीशन बनता है मेथड जो डिप्रिसिएशन का उल्लेख करने का, वो क्या है कि प्रोविजन हम लोग कर ले, क्या कर लेते हैं, प्रोविजन कर लेते हैं, तो उस पर भी हम लोग इसका चार्ज करते हैं। दो मेथड है उस पर आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। वो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन टू एसेट्स कर लेते हैं वो डिडक्ट करने के लिए, ठीक है, प्रोविजन बनाते हैं डिप्रिसिएशन के लिए। चलिए, तो नॉर्मली परिसंपत्ति यानी फर्स्ट वाली पॉइंट परिसंपत्ति खाते पे ह्रास, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा रखा, ह्रास को परिसंपत्ति के मूल लागत में से घटाना व लाभ हानि खाते में भार करना। भार करना मतलब चार्ज करते हैं वहां पे ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये हम लोगों ने कर रखा, ठीक है। और संचित खाते को देख लेंगे, इस विधि में ह्रास की राशि को अलग खाते से यानी डिप्रिसिएशन की राशि को अलग से हम लोग करते हैं, वो संचित खाते प्रोविजन अकाउंट में ट्रांसफर हम लोग करते हैं, ठीक है। यहाँ तक नॉर्मल चीजें थी, और ये तो कुछ बनाने के लिए है, तो बाकी देख लेंगे, पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। अब कल का भी क्वेश्चन था कि कुछ एमसीक्यू किया जाए, तो समय अपने पास तो अभी है, थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं। ऑलमोस्ट जो डिप्रिसिएशन है वो आपके समाप्त हो गए, अभी तो टाइम अच्छी खासी है, तो डिप्रिसिएशन का जो एमसीक्यू है वो आप कमेंट करके बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप हुआ है कि अस्थायी, एक सेकेंड ना, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, रिकनेक्टेड होते हैं, जिससे जो एमसीक्यू क्वेश्चन होगा वो यूट्यूब पे हम अपलोड कर पाएंगे आसानी से, ठीक है। आपके जो क्वेश्चन पढ़ रखे हैं वो अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, तो इसको हम लोग करते हैं एक बार फिर से रिकनेक्टेड, फिर से आप ज्वाइन हो लीजिएगा, ठीक है।
क्लियर, ध्यान रखिएगा आप लोग ज्वाइन हो गए फिर से।